हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि मैथमेटिकल लॉजिक है। आपके मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है ये। काफी लोगों ने बोला था कि सर इसे शुरू करिए इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। इसके अंदर ये चैप्टर बाकी चैप्टर से काफी डिफरेंट है और मैं मानकर चलता हूँ कि पूरे मैथ्स में, स्पेसिफिकली मैथ्स 1 में, ये सबसे इजी चैप्टर है। इससे इजी चैप्टर कोई और नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे तो आप वैसे ही इसकी प्रैक्टिस को शुरू रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक। हमने सिर्फ लॉजिक नहीं लिया है, यहाँ पर हमने मैथमेटिकल लॉजिक की बात की। तो मैथमेटिक्स और लॉजिक कैसे कनेक्टेड है एक्चुअली, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज और टेक्निक में काफी सारे एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं। मैं ज्यादा उन चीजों की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। याद रखिए कि मैथ्स एक्चुअली है क्या। मैथ्स एक साइंस की ब्रांच है, यानी कि साइंस के अंडर में आता है। पर ये याद रखिए कि मैथ्स के लिए कुछ शब्दों को यूज किया जाता है कि मैथ्स एक एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर अगर, मगर, ऐसा वैसा, मतलब शायद नहीं आ सकता। मैथ्स में जो चीजें होती है वो कंफर्म होती है कि ये है। अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखा है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है एक साइड और दूसरे साइड के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये एक श्योरिटी होती है कि ये होगा जरूर। तो मैथमेटिक्स बेसिकली एक एग्जैक्ट साइंस होता है और जब हम किसी एग्जैक्ट साइंस को पढ़ते हैं तो हम उसमें लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मैथ्स और लॉजिक करके कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़ते हैं। लॉजिक बेसिकली करता क्या है? लॉजिक बेसिकली हमारी जो रीजनिंग की जो स्किल है उसको एक स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके बेस को आगे बढ़ाएगा, एक कंफर्मेशन देगा, ठीक है। लॉजिक हमारे लिए करता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक में जो आज हम सबसे पहली जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है स्टेटमेंट, ठीक है। कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट देखेंगे कि हम स्टेटमेंट किसे कहते हैं। क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट आप किसे कहते हैं? अगर मैं कह रहा हूं कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है, क्या वो एक स्टेटमेंट है? मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ बारिश ज्यादा हो गई, क्या वो स्टेटमेंट है? मैं कह रहा हूं कि क्या तुम कल आओगे, क्या वो स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए याद रखो कि स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंटली बोल लो कि आर्ग्यूमेंटली स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होगा जो या तो यस होगा या तो नो, या तो वो सच होगा या तो क्या होगा, झूठ होगा। उसका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होगा। कभी सच हो सकता है और कभी झूठ हो सकता है, कभी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट में नहीं आता। मतलब चार चीजें याद रखो। वो सेंटेंस के टाइप और पूरा इंग्लिश ग्रामर टेक्निक में लिखा दिया गया है। मैं उससे थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे देखने वाले काफी लोग इंग्लिश से इससे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है। तो याद रखो, अगर कोई सेंटेंस में ऑर्डर है, वहां जाकर बैठ जाओ, ये एक ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर स्टेटमेंट में नहीं आता। रिक्वेस्ट, प्लीज सर आज ये चैप्टर करा दीजिए, तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं आता। क्या तुम कल आओगे, क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट में क्या हो गया, नहीं आता, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, मैच जीत गया, तो ऐसा सेंटेंस को जो कोई डिक्लेयर कर रहा है वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। याद रखिए, तो स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी या तो वो ट्रू होता है या तो क्या होता है, वो फॉल्स होगा। उसके बीच में कोई उसका मिडिल ग्राउंड नहीं होता। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। उसमें फिर एक ओपन सेंटेंस करके आता है कि एक ओपन सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ये कुछ हिस्सों में ट्रू हो सकता है। कब ट्रू हो सकता है बताओ, 1 पर ट्रू होगा, 1 का स्क्वायर और 1 बराबर होगा। पर अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 क्या 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसे कहेंगे ओपन सेंटेंस। क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस। क्यों ओपन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें कभी आपकी वैल्यू जो है स्टेटमेंट की ट्रू होगी, कभी वैल्यू ट्रू नहीं होगी, तो वो स्टेटमेंट की कैटेगरी में एक्चुअली नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब मैंने स्टेटमेंट कहा अभी, पर वो स्टेटमेंट की कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। होप सो इतनी बात आपको समझी होगी। तो ये ओपन सेंटेंस के बारे में बात होगी। स्टेटमेंट समझा, ओपन सेंटेंस समझा आपको, ठीक है। अब हम जाएंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं जिसे, उस पर बात करेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। क्या होते हैं ये लॉजिकल कनेक्टिव्स? अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं जब ज्वाइन करता हूँ
तो अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, राम इज अ गुड बॉय, राम होल या ऐसे समझ लो राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू बॉम्बे, ठीक है। तो अगर इन को ज्वाइन कर दो तो क्या बोल सकता हूँ मैं, राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू बॉम्बे। तो मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन कर दिया। जब मैं दो सिंपल स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन किया, एंड से ज्वाइन किया, तो एंड क्या कहलाएगा, एक लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाएगा। हम डिटेल में एक एक लॉजिकल कनेक्टिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो एंड है और है, ये सब हम लोग आगे लिखेंगे। इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, एंड है और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एफ एफ, इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। ये हाँ, लॉजिकल कनेक्टिव्स के अलावा एक और एक चीज यहाँ पर पढ़नी है आपको, जो है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट, सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा, जोड़ देना। अगर दो स्टेटमेंट को आप कोई भी एक लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ लोगे तो वो एक बड़ा सा स्टेटमेंट बन जाएगा और वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। होप सो इतना पार्ट समझा होगा। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो होता है ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ट्रुथ टेबल देखेंगे। अगर इसको लिखना है तो प्लीज लिए। अब चलिए शुरू करते हैं ट्रुथ टेबल के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो ट्रुथ टेबल है क्या? ट्रुथ टेबल, अगर मैंने दो कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन किए तो उसमें कंडीशन हो सकती है, जब मैं दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा हूं तो उसके अंदर सपोज करो पहला जो हिस्सा है सेंटेंस का, मैंने उसे नाम दे दिया पी। मैं बता रहा हूँ टेबल बनता कैसे, कंजक्शन डिस्टेंस उस पर आऊंगा मैं, ठीक है। पहला हिस्सा सेंटेंस का पी नाम दे दिया, जो दूसरा हिस्सा जोड़ा उसको क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सेंटेंस क्या हो, जो हो सकती है नहीं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला क्या हो, फॉल्स हो, बराबर। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहला वाला फॉल्स हो और दूसरा वाला क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए कि अब हम कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स यहां पर लगा सकते हैं। मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स हम एंड लगा सकते हैं तो क्या होगा, और लगाएंगे तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे तो क्या होगा, इफ देन लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे कि सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव हम एंड लेते हैं। कौन सा लेते हैं, एंड। कैपिटल में लिखा जाता है इसे। नोटेशन जो उसका होता है एंड का, ये होता है, क्या होता है, ये। सो ये होगा पी एंड क्यू, ठीक है। पी का एंड क्यू के साथ करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका टेबल ये कहता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स होंगे। मतलब आपको ये याद रखना है एंड के लिए, अगर दोनों ट्रू तो क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर P और Q का हम और करते हैं, मतलब P और Q करते हैं, ये सेकेंड वाला जो है इधर लिखता हूं मैं, ये और का नोटेशन है। कौन सा, ये वाला किसका नोटेशन है, और का। तो और के लिए आपको ये याद रखना है, अगर दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा स्टेटमेंट, वरना हर एक के लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है ना, समझे। तो ये किसके लिए था, ये एंड के लिए था, ये किसके लिए था, और के लिए। दोनों फॉल्स है तो क्या करेंगे, फॉल्स याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव जो होता है हमारा, वो होता है इफ देन। इफ देन का मतलब क्या, अगर ये होगा तभी ये होगा। इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन HSC, बराबर। अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तभी तो स्कोर करूंगा, तो अगर ये होगा तब ये होगा। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नोटेशन होता है बेटा, यहाँ बना रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा कॉलम, ये जो एरो होता है वो उसका इम्प्लीकेशन होता है। यानी कि जैसे यहाँ ये एंड है, ये और है, तो ये क्या होगा, P इम्प्लाइज Q। मतलब अगर P होगा फिर क्या होगा, Q होगा। उसके लिए याद रखो, अगर सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब आपको क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे। ये किसके लिए था, आपका थर्ड वाले के लिए था, ठीक है, याद रहेगा थर्ड वाले के लिए। फोर्थ वाले के लिए मैं आपको बता देता हूं, वो होता है बाय कंडीशनल। उसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या कहते हैं, इफ एंड। मैं इसे यहां लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे, वहां लिख दूंगा तो टेबल खराब हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस देन दिस विल हैपन, ठीक है, ऐसे। तो इफ एंड ओनली इफ का जब केस आएगा देख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बाय कंडीशनल के लिए क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा,
दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और सॉरी दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, और बाकी सब आपके क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, मतलब उसके लिए फर्स्ट और कौन सा देखा जाता है, लास्ट वाला। सब लोग इसको अलग अलग लिखाते हैं, मैंने एक ही टेबल बताया। एंड के लिए अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, और के लिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। एक ही टेबल में बनाओ तो अच्छा रहेगा। इम्प्लीकेशन के लिए क्या था, इम्प्लीकेशन के लिए था कि अगर सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, और बाय कंडीशनल के लिए क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, और बाकी दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। लास्ट एक बचता है नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है अगर मैंने ट्रू लिखा तो ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, और अगर मैंने फॉल्स लिखा तो फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। होप सो इतना समझ में आया होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रूथ टेबल है। तो एक्सरसाइज 1.1 से हम शुरू करेंगे। तो हमने ट्रूथ टेबल देख लिया, हमने स्टेटमेंट देख लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है, हमने ये देख लिया कि क्या चीजें स्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें काफी सारे सम्स रिपीटेटिव है, एक जैसे ही है, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं पूरे करा रहा हूँ, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे हाफ हाफ के होंगे, हाफ मेरे होंगे। ठीक है, तो आप उसको करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के उसके वीडियो सोल्यूशंस आपको भेज सकूं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहला सवाल क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, जस्टिफाई करे और उसकी ट्रूथ वैल्यू बताएं, मतलब स्टेटमेंट है तो सही है या फॉल्स, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। पहला वाला देखते हैं, पहला वाला 5 + 4 इज इक्वल टू 13 है। हाँ, जो बच्चे ने लॉजिक नहीं पढ़ा हुआ बोलेगा ये क्या लगा है। ठीक है, 9 होता है, 13 लिखा है तुमने। ठीक है, हम मैथमेटिकल लॉजिक करें। सबसे पहले क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ स्टेटमेंट है, क्योंकि 5, 4 और ये 13 ये स्टेटमेंट 100 साल बाद भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो है, क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये कुछ डिक्लेयर तो कर रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज ए स्टेटमेंट, बिकॉज क्लियर है ना ये, तो इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, पहली चीज। ठीक है, हाँ, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, याद रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला x - 3 इज इक्वल टू 14। ये मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में, x - 3 इज इक्वल टू 14। हाँ, अगेन आपने लॉजिक नहीं पढ़ा तो आप बोलेंगे सर ये -3 को यहाँ लेके जाओ, ये हो जाएगा प्लस और 17 हो जाएगा, और x इक्वल टू 17 आ गया तो ये स्टेटमेंट हो गया। नहीं, हमें बिना सॉल्व किए ये जो दिया है उसी पर बताना है, ये लॉजिक से जाना है, आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखकर बताएं क्या ये स्टेटमेंट है, नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ओपन सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू बदल सकता है, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई स्टेटमेंट में ट्रू हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 17 रखूं तो 17 में से 3 माइनस करूं तो 14 होगा, ट्रू है। बट अगर मैं 18 रखूं, 18 में से 3 माइनस करूं तो 15 होगा, ट्रू नहीं है। तो किसी वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है, किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं आ रहा। मैंने कहा था स्टेटमेंट में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, तो अगर स्टेटमेंट में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज ए, क्या है, इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्या है ये, एक ओपन सेंटेंस। ठीक है, बहुत ही स्लोली लेकर जा रहा हूं तुमको, ताकि तुमको समझ आए कि मैं बता रहा क्या हूं। तीसरा वाला, क्लोज दी डोर। ठीक है, गुरु ने शिष्य से कहा कि जाएं और दरवाजा बंद करें। मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है, ये एक ऑर्डर है ना। सो इट इज ए ऑर्डर, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ गए, इट इज ए ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर। ठीक है, देयरफॉर या लिखो, देयरफॉर लिखना है तो लिखो, यहाँ ऐसे भी लिख दो, जैसे फॉर्मेशन तुम कर सकते हो। देयरफॉर इट इज नॉट ए
इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें मैं ओरली डिस्कस करता हूँ, जहां पर लगेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, फोर्थ वाला, क्योंकि बार बार ये क्या लिखना है ना सेंटेंस तो मैं समझ आ गया होगा। फोर्थ बताओगे, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिक्लेयर भी कर रहा है, तो क्या आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट होगा और क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। स्टेटमेंट तो है ही और ट्रू भी है। आगे, प्लीज लेट मी ब्रेकफास्ट, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट होता है या नहीं होता, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो अगर रिक्वेस्ट है तो क्या है, नॉट ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे ना ये, ठीक है, पूरा कर लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि वीडियो बड़ी ना हो। 6 वाला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, स्टेटमेंट तो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, और ट्रू है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट है और क्या है, ट्रू है। फेयर इनफ, समझ गए। नेक्स्ट वाला, इसका एग्जांपल तो मैं आपको दे चुका था, x² = x वाला, ओपन स्टेटमेंट है, x की वैल्यू पता नहीं, किसी के लिए ट्रू होगा, किसी के लिए फॉल्स होगा, तो इसके लिए क्या आएगा, ये वाला, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 2। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10वीं कक्षा में सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आंसर आते थे, 2, उससे ज्यादा आते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो नहीं आते, तो स्टेटमेंट और क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, सेम एज 1, सॉरी उसमें 1 में फॉल्स है तो इसमें ट्रू आएगा। ठीक है, सेम एज 4, सेम एज क्वेश्चन 4 में जो था वही करना था। समझ रहे हो ना, मैं एकदम बच्चों के साथ सेंटेंस लिख कर नहीं दे रहा हूँ, होप सो समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं है ऐसा, तो मैं लिख कर दूंगा। ठीक है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, नो ये बताना नहीं है। ठीक है ना, डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, हाँ, आंसर यस और नो आप दे दो, तो स्टेटमेंट दो, ये नहीं है। समझ गए ना, तो क्वेश्चन है, क्या है वो, क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट दो नहीं होगा, बराबर। द सेट्स इन द वेस्ट, ट्रू है और क्या है, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है और क्या है वो बेटा, ट्रू है। ठीक है, 11th वाला, और रियल नंबर्स आर होल नंबर। ध्यान से जरा, रियल नंबर एक बड़ा सेट है, होल नंबर एक छोटा सेट है, उल्टा ट्रू होगा, सारे होल नंबर्स रियल नंबर में आएंगे, बट सारे रियल नंबर्स को आप होल नंबर नहीं बोल सकते, पर स्टेटमेंट तो है ना, झूठ या सच है, चेंज तो नहीं हो सकता, है ना, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, तो स्टेटमेंट है और क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11, तो स्टेटमेंट है पर क्या है, फॉल्स है। समझ गए, और रीजन लिख लेना वहां पर, क्योंकि होल नंबर छोटा सेट है, तो होल नंबर कहां जाएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा, रियल नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आ सकता। 12th वाला, कैन यू स्पीक मराठी, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा मराठी है नो। ठीक है, अगेन मजाक कर रहा हूं, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ गए, तो ये किसमें आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला, हाँ, इसका x² - 6x - 7 = 0 व्हेन x = 7 स्पेसिफिकली दिया है, मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं, x² - 6x - 7 = 0 जब x का वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो दिया है, ओपन सेंटेंस नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई और चॉइसेस नहीं है, हमें सिर्फ x का वैल्यू क्या लेना है, 7 लेना है। तो अब जब x का वैल्यू 7 लेना है, तो चीजें फिक्स हो चुकी है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। अगर ये स्टेटमेंट है तो अब चेक करो ट्रू है या फॉल्स है। 7 को अगर पुटअप करोगे तो यहाँ क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 6 7 से कितना होगा, 42, -7 चेक करो, 49 में से 42 जाएगा, 7 बचेगा, 7 - 7 क्या होगा, 0, तो 0 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट भी है और क्या है, ट्रू है। समझा ना, स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू दी गई। अगर यहाँ पर वो हमारा जो क्वेश्चन था x² = x, अगर वहां दिया जाता कि x की वैल्यू 1 रखना है, तो वो स्टेटमेंट भी होता और ट्रू भी होता। समझ गए, आगे, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, 1 + ω + ω², ये कितना आता है, 0 आता है, तो ये स्टेटमेंट है और क्या है, ट्रू है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा, कौन सा था, हमने 13 किया है ना, 14 अभी, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा तो आप थोड़ा सा रिवाइज करें। 1 + ω + ω² क्या होता है, 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी और क्या है, ट्रू भी। 15th वाला, यहाँ पर अक्सर बच्चे आर्ग्यू कर जाते हैं, तो ध्यान से, इट रेन्स हेवीली, क्या है,
बारिश हो रही है, जोरदार होगी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट कहीं आगे जाके चेंज हो सकता है, बराबर। अब इट रेन्स हैवीली किधर होगी, वो भी तो स्पेसिफिकली नहीं है, और ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा बारिश ज्यादा ही होती है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उसकी चेंज होने की, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज एन ओपन सेंटेंस और ये नॉट ए स्टेटमेंट है, सो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके लिए क्या था, ये आपके लिए पहला पार्ट था। मैं एक मिनट साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट वाला आपको जरूर समझने आना चाहिए, प्लीज देखिएगा। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको बताऊंगा। ओके, क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट दी फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। आपको इनको सिंबल्स में लिखना है, स्टेटमेंट लिखा है और आपको सिंबल्स में लिखना है, ठीक है। हम करेंगे क्या, मैं बता देता हूँ। हम इसमें सबसे पहले तो P और Q आइडेंटिफाई करेंगे। P और Q क्या होगा, सेंटेंस का एक पहला हिस्सा जो अपना मीनिंग बनाएगा प्रॉपरली, स्टेटमेंट का सॉरी, और दूसरा स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा जो अपना मीनिंग प्रॉपरली बनाएगा, और इसके दरमियान में कौन सा कनेक्टिव कर रहे हैं। याद दिला दूं, नाइदर, नॉर और बट ऐसे शब्द भी एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, और भी शब्द है जो एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इसमें दो सेंटेंस आइडेंटिफाई आराम से कर रहे हैं। बताओ पहला सेंटेंस क्या है। इसमें पहला सेंटेंस है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो उसे पी दे देंगे, ठीक है। नागपुर, आप में से नागपुर में कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। हम लोग ना ऐसी जगहों पर गए नहीं आज तक, महाराष्ट्र के इंटीरियर इलाकों में हम गए नहीं है। होप्स हम इसके जरिए आप लोगों तक पहुंचेंगे और जरूर आपसे मिलेंगे एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो क्यू ले लेते हैं। क्यू जो है वो क्या होगा, चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इज इन तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई किसमें, तमिलनाडु। इन दोनों के बीच में आ रखे, एंड आ रहा है, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, पी एंड क्यू। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, हो गया, ये हमारा आंसर है। ऐसे आंसर करके लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये मेरा आंसर है, हो गया। फेयर इनफ, समझ आया। सेकेंड वाला, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलस, तो इसको कैसे करेंगे देखो। पहले तो पी स्टेटमेंट लिखो। पी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। दूसरा स्टेटमेंट क्यू में सिर्फ आइसोस्केलस नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, ठीक है। और फिर सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, बीच में और आ रहा है इसमें, तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ, P और Q, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, यही बात है ना उसमें। यहाँ पर उसने ट्राइंगल का ओमिशन किया था, वहां क्वेश्चन में नहीं लिखा था, मीनिंग तो सेम बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको। तीसरा, the angle is a right angle if and only if it is measured 90 डिग्री। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तीसरा वाला। तो इसमें पहला सेंटेंस क्या बनेगा, देखो पहला सेंटेंस बनेगा तुम्हारा, एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, या एंगल लिख लो, द एंगल इज राइट एंगल हाँ। और इफ एंड ओनली इफ हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कनेक्टिव हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ वाला। इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये आपका क्यू होगा। सेकेंड सेंटेंस जो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग बना रहा है वो क्या है, इट इज ऑफ मेजर, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहां लिख देता हूं उसको। उसके लिए इफ एंड ओनली इफ लिखना था, तो आंसर क्या होगा आपका, तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट पी है। इफ एंड ओनली इफ यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर 90 डिग्री, हो गया, सिंपल समझ में आया। हाँ, इफ देन नहीं है ना, इफ एंड ओनली इफ, याद रखो। फोर्थ वाला, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। नाइदर आया तो याद रखना, एंड कनेक्टिव लगा के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ के लिए स्टेटमेंट पी बनाएंगे, पी स्टेटमेंट बनाएंगे और क्यू स्टेटमेंट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट हमारा था सॉरी,
एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो ऐसे लिखो एंगल इज एक्यूट लिखो, नाइदर मत लिखना अभी यहाँ पर, एंगल इज एक्यूट लिखो, यहाँ पर एंगल इज एक्यूट लिखो, मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। और एंगल इज ऑब्ट्यूस लिखो, एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पर नाइदर जो आ रहा है, नॉट जो आ रहा है उसके लिए क्या लेंगे, एंड लेंगे आप, ठीक है। बट अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखो। हमारे सेंटेंस में दिया है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, ना ही वो एक्यूट है ना ही वो ऑब्ट्यूस है, पर हमने सिंबॉलिकली क्या लिखा है, एंगल एक्यूट है। तो पर हमको लिखना कैसे है कि एंगल एक्यूट नहीं है, तो उल्टा लिखेंगे इसका। उल्टा कैसे लिखेंगे इसका, नेगेशन लिखेंगे, यानी क्या होगा, नेगेशन पी कि एंगल इज नॉट एक्यूट बराबर, फिर आएगा नॉट, यानी कि आप एंड लगाएंगे और लिखेंगे एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। ये तुम्हारा इसका आंसर होगा, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका आंसर है इसका, समझ में आया। सो एंगल इज एक्यूट और एंगल इज ऑब्ट्यूस था, पर क्वेश्चन में नेगेशन लगाना था, तो पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं इसको, फिर बाद में नेगेशन लगा के सिंबॉलिकली लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अजम्पशन मत ले लेना नेगेशन के साथ में। एक और एक करते हैं, इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज 90 डिग्री। दो स्टेटमेंट है, ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिफ्थ में क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन पी में क्या आएगा, ट्राइंगल एबीसी क्या है बताओ, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा ये होगा मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे इफ देन का स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो पी आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इफ देन, इफ कहा था सॉरी, देन, तो ये इफ देन आया तो ये लगेगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये समझे होंगे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप कर सकते हैं। हिमा दास विन गोल्ड इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर आ गया, तो एक स्टेटमेंट में क्या आएगा, हिमा दास विन गोल्ड, सेकंड में क्या आएगा, शी रन, हिमा दास रन फास्ट आएगा, फिर आप उसको इफ एंड ओनली से जोड़ दो। x इज नॉट ए रैशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बट आ रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, कनेक्टिव जो है एंड का लगाएंगे आप, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 3 में हमको एक्चुअल में उसकी ट्रुथ वैल्यू भी चेक करनी है, मतलब में p भी डिफाइन करना है क्या है, q भी डिफाइन करना है क्या है, और उसके अलावा हमें ये करना है कि उसकी जो भी ट्रुथ वैल्यू होगी वो हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर उसमें सेंटेंस p ले लेंगे तो क्या आएगा, p सेंटेंस आ जाएगा उसके अंदर, 4 इज ऑड, ठीक है। q सेंटेंस हम ले लेंगे, q सेंटेंस होगा वो आ जाएगा 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। 4 ऑड बता रहा है और 1 क्या बता रहा है, प्राइम बता रहा है, ठीक है। तो और है यहाँ पर, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, अगर सिंबॉलिकली लिखने जाएंगे हम, तो इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, ये सिर्फ लिखने के लिए लिखना, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है ऐसे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा, P और Q दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। क्या 4 एक ऑड नंबर है, नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। फिर और क्या 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में देखिए, ट्रूथ टेबल एंड का क्या कहता है, ट्रूथ टेबल के लिए बीच में एंड है यहाँ पर। ट्रूथ टेबल एंड का ये कहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा किसी भी केस में। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रूथ टेबल अगर आप देखेंगे दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेगा, फॉल्स। ट्रूथ टेबल के एक्सेप्शन याद रखो तो आराम से उसको कर लोगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पर जाए हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो P स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, P स्टेटमेंट होगा 64 इज ए परफेक्ट, ठीक है,
परफेक्ट स्क्वायर। और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा? क्यू स्टेटमेंट होगा 46 इज ए प्राइम नंबर, 46 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। और बीच में कनेक्टिव क्या लगा हुआ है? बीच में लॉजिकल कनेक्टिव एंड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव आपका एंड है, तो आप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? पी एंड क्यू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, 8 का बराबर, तो वो ट्रू आएगा। 46 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसके साथ ये क्या है यहाँ पर? फॉल्स आएगा, है ना। अब एंड का अगर आप लॉजिक टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा, वरना क्या मिलेगा? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स। चाहिए तो स्टेटमेंट में लिख देने का, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या है बेटा? फॉल्स। समझ गए? इसके लिए भी सेम वही कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। बार बार कंक्लूजन में उसका लिखूंगा नहीं। तीसरा है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो इसके अंदर P क्या होगा बताओ? P होगा 5 इज ए प्राइम नंबर, Q होगा 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94, ठीक है। सिंबॉलिकली लिखेंगे हम इसमें, तो क्या लिखेंगे? P एंड Q लिखेंगे। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? वो ट्रू है। एंड डालने के 7 94 को डिवाइड करता है? नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू का एंड फॉल के साथ करेंगे तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैसे ये था वैसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। सॉरी, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लेते हैं? हम इसके अंदर दो स्टेटमेंट है ही नहीं, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, और वो ये है कि 5 - 3i एक रियल नंबर नहीं है। मतलब इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ये दिया हुआ। तो इसको कैसे हैंडल करना मैंने बताया। तो जब अगर क्वेश्चन में नॉट होगा तो आप जब P या Q को अज्यूम करेंगे तो नॉट नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 5 - 3i इज अ रियल नंबर। P लिखेंगे हम लोग 5 - 3i इज ए रियल नंबर, ठीक है। हमने क्या लिखा? 5 - 3i क्या है? एक रियल नंबर, ठीक है। सिंबॉलिकली अब इस क्वेश्चन को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 5 - 3i इज नॉट अ रियल नंबर, ये बोला है। और हमने अजम्पशन में ये लिया कि ये रियल नंबर है, तो नॉट ए रियल नंबर के लिए क्या करेंगे? इसका नेगेशन लगाएंगे, बराबर। अच्छा, तो यानी कि सिंबॉलिकली से कैसे लिखा जाएगा? नेगेशन P लिखा जाएगा, बराबर। यानी कि ये नेगेशन बाहर रखो और इतना स्टेटमेंट बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। 5 - 3i इज अ रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आप फॉल्स का नेगेशन करेंगे तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। समझ गए? तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, प्लीज इसको लिख लो। अब हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब जाते हैं, ठीक है। पहला है 3 × 5 इज 8 एंड देन इफ देन वाला स्टेटमेंट है। 3 + 5 इज 15, यानी कि P ये ले लो। P क्या लेंगे आप? P आप लेंगे 3 × 5 इज इक्वल टू 8। Q आप लेंगे 3 + 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इफ देन वाला है, इफ देन वाला है तो इम्प्लीकेशन आएगा, तो ये सिंबॉलिकली कैसा लिखा जाएगा? P implies Q, ऐसे लिखा जाएगा, बराबर। अब इसके ट्रूथ वैल्यू के साथ देखो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं ट्रू है, ठीक है। तो 15 होगा तो यहाँ पर 8 दिया है, तो ये फॉल्स आएगा, बराबर। और इसमें क्या होगा? ये भी फॉल्स है। इंप्लाइज में क्या होता है? जिसमें इंप्लाइज में ये होता है, इफ देन वाले में ये होता है कि अगर सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा, वरना बाकी सब ट्रू होता है। सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए, दोनों भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों फॉल्स है, तो ये भी स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा, है ना। सेकंड वाला सिर्फ फॉल्स है तो फॉल्स होगा, वरना बाकी सब ट्रू होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू।
दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला पी क्या बोलो, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। इफ एंड ओनली इफ आ रहा है तो डबल इंप्लीकेशन आएगा, तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे बताओ, पी डबल इंप्लाइज क्यू, ये ऐसे लिखा जाएगा डबल इंप्लीकेशन से, तो ये लिख दिया हमने। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू के साथ जब हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, मिल्क व्हाइट होता है ट्रू है, स्काई ब्लू होता है वो भी ट्रू है ना। तो डबल इंप्लीकेशन में क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होता। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ गए। लास्ट वाला, सेवेंथ वाला, इसके अंदर सेवेंथ वाला क्या कह रहे हैं, सेवेंथ वाला ये कह रहा है कि 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो पी स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ, पी स्टेटमेंट क्या आएगा, 24 इज ए कंपोजिट नंबर। आई होप सो कंपोजिट नंबर समझता होगा, ऐसा नंबर जो किसी दो नंबर को मिलाकर बनाओ, जैसे कि 24 को आप बोल सकते हो 6 4 है, दो या दो से ज्यादा नंबर को मिलाकर बनाओ, वो कंपोजिट नंबर है। तो 24 एक कंपोजिट नंबर है और क्यू दिया है कि 17 एक प्राइम नंबर है। तो हाँ 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 इज ए प्राइम नंबर, वो भी हमें पता है। तो 17 एक प्राइम नंबर हो गया आपके लिए, फेयर इनफ। कैसे करेंगे इसको, सिंबॉलिकली लिखना है तो और लिखना है तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू लिखेंगे, फिर इसका पहला ट्रूथ वैल्यू इसका क्या है, ट्रू है, और लिखेंगे इसमें 17 क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ है, तो वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो और में क्या होता था, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होते थे, बाकी सब क्या होता है, ट्रू। यहाँ तो दोनों ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे सातों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, वो बेसिकली अब कोई सेंटेंस आपके सामने है नहीं, आपको ये दिया हुआ है कि इसके अंदर P और Q जहां जहां दिखेगा वहां ट्रू लिखेंगे, और R और S जहां जहां दिखेगा वहां फॉल्स लिखेंगे, और इसके बाद जैसा लॉजिकल कनेक्टिव दिया हुआ है उस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जैसे हम बॉडमास का रूल पढ़ते थे, बॉडमास में B जो होता था वो ब्रैकेट के लिए आता था, इसमें भी यही याद रखना है। आप जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले क्या कहां पर अटैक करेंगे, ब्रैकेट पर। अगर कहीं पर ब्रैकेट होगा तो पहले वो सॉल्व होगा, फिर उसके आगे बाकी सारी चीजें। तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 8 कराऊंगा, 5 6 7 आपके लिए कुछ छोटे क्वेश्चन और एक सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो आप करना। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 7 भी है थोड़ा बड़ा, बट वो आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आए तो बोल देना, कुछ तो ट्राई करना है आपको खुद भी, ठीक है। सो पी है, और है, फिर दिया है क्यू और आर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो जहां जहां पी क्यू है वहां ट्रू आएगा, जहां आर ऐसे वहां फॉल्स आएगा। तो कैसे करें, वो ऑलवेज इक्वल टू डालना है तो डाल दो, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पहले लिख दो ट्रू, क्यू है वहां पर भी क्या आएगा, ट्रू, और एंड आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, एंड में मालूम है दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप ट्रू फॉल्स का और करना है, और में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ गए, ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में क्या बोला है, सेकेंड वाले में हमें बोला कि P इंप्लाइज Q, पहला स्टेटमेंट है, उसके बाद और है, और लिखा है R इंप्लाइज S, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो वो सब लिख दो, ट्रू फॉल्स कहाँ का आएगा, यहां भी ट्रू आएगा, यहां भी ट्रू आएगा, यहां भी ट्रू आएगा, सॉरी यहां फॉल्स होंगे, R और S पे ये फॉल्स आएगा, और ये भी क्या होगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अभी इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स हुआ तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ तो दोनों ट्रू है, तो ये तो क्या होगा, ट्रू होगा। मैंने कहा सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए ना, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब और करना है, और में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू आएगा। समझ गए, ट्रूथ टेबल के एक्सेप्शन याद होने चाहिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्यू का एंड किसके साथ है, आर के साथ है, फिर यहाँ है नेगेशन पी का एंड है एस के साथ, बराबर, ये ना क्यू आर एंड पी, ठीक है। कैसे करेंगे, ट्रू फॉल्स पहले लिख दो, यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ एंड आएगा, आर पे क्या है, एफ आएगा, बराबर। नेगेशन पी है तो डायरेक्टली लिख दो, पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उसका एंड एस के साथ जो क्या होगा, फॉल्स है,
ठीक है। एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स होता है, तो यानी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ और है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो फॉल्स आएगा। और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, समझ गए, वो रट लेना है आपको चीजें, ठीक है। चाहे वो निमोनिक से रट लो, कोई ट्रिक से रट लो, 2-3 बार रिपीट करोगे तो एक्सेप्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, P इंप्लाइज क्यू है। ठीक है, तुम्हें समझने तो आ ही रहा होगा अब तक। तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ तो टी हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेशन आर है, नेगेशन आर फॉल्स था तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो यहाँ ट्रू टी आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन में सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। ट्रू का एंड ट्रू के साथ करोगे, दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली बताता हूँ, बाकी 5, 6, 7 आप करके देख सकते हो, नहीं है तो बताना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 करा दूंगा तो ये बाकी के 3 उसमें देख लोगे। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से कराता कोई क्वेश्चन, तुम बोलते ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा दे रहा हूँ एक साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ नेगेशन बाहर है, नेगेशन बाहर होने के बाद यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ R है, और है, S है, क्या इंप्लाई करता है, नेगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन है आपके पास यहाँ पर, ये P है, ये एंड है, और यहाँ पर R है। फेयर इनफ, कैसे करेंगे इसे, जैसे नॉर्मली करते आ रहे वैसे ही करो, नेगेशन को बाहर रखो, यहाँ नेगेशन P है, ब्रैकेट बना लो पहले, P ट्रू था तो नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स आएगा यहाँ पर, उसका एंड R के साथ करना है, R ऑलरेडी फॉल्स है तो यहाँ पर, फिर ये और के साइन S फॉल्स है, लिख दो इम्प्लीकेशन Q ट्रू था, उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स आएगा, तो यहाँ फॉल्स होगा। P और एंड R का एंड करना, तो P क्या है, ट्रू है, उसका एंड करना है, एंड लगाना किसके साथ, R के साथ, R क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये नेगेशन वैसे का वैसे ही, एंड है बीच में, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इम्प्लीकेशन में सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, यहाँ दोनों फॉल्स है तो क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। तो ये एक ब्रैकेट इतना सॉल्व हो गया। यहाँ डबल इम्प्लीकेशन है, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए तो ट्रू रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ नेगेशन वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर और आ रहा है, और में दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है, वरना ट्रू आता है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर F है, अब इसका नेगेशन इसके साथ होगा, याद रखना ये पहले करके ये नहीं करना, उल्टा हो जाएगा। P का नेगेशन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा उल्टा, और बाय कंडीशन में अगर दोनों फॉल्स होगा या दोनों ट्रू होगा तो भी क्या आंसर आता है, ट्रू ही आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आंसर आएगा। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते आना है। सो दिस कंप्लीट्स, अच्छा नहीं अभी तो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, तो उसको ओरली बता देता हूं मैं, फिर तुम कर सकते हो। ओरली क्या करना है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें है कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका आपको नेगेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे नेगेशन, नेगेशन में सिर्फ सेंटेंस में नॉट लगाना है, बस और कुछ भी नहीं। जैसे कि तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो आप लिखेंगे तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकेंड में आएगा 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो नॉट हटा दो तो क्या आ जाएगा, नेगेशन यानी कि उसका उल्टा, तो 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर ब्ला ब्ला आगे। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, तो पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। ये फिफ्थ स्टैंड वाली चीजें क्या बताऊं मैं। 7 + 3 ग्रेटर देन 5 है, तो इसका नेगेशन में क्या, इसको देख लो अभी, 7 + 3 यहां लिखा है ग्रेटर देन 5 है, तो इसका नेगेशन नॉट ग्रेटर देन ऐसे लिख देना, बस लेस देन मत करना, ठीक है, उसका नेगेशन ये लिखा जाता है। सो इसके आगे नहीं है ना, हाँ। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज, होप सो तुमको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। खासकर थोड़ा सा इंट्रो बताने की कोशिश किया हूँ, काफी लोग इसका इंट्रो नहीं बता रहे,
डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करते हैं। और ट्रुथ टेबल के लिए काफी बच्चे स्ट्रेस कर जाते हैं कि सर ये ट्रुथ टेबल कंफ्यूजिंग है, याद नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता दूं, एक्सेप्शंस खाली याद रखने हैं। जैसे एंड के टेबल में दोनों ट्रू तो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। और के टेबल में जाओगे, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। इम्प्लीकेशन में सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। और बाय कंडीशनल में दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स रहेगा तो ही ट्रू होगा, वरना क्या होगा, फॉल्स होगा। ये एक्सेप्शन इसके याद रखो, ट्रूथ टेबल आसानी से याद होगा, ये इसका बेस है, ठीक है। तो आई होप सो तुमको लेक्चर ये समझा होगा। अगर लेक्चर समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके।